हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं आज की डेली लीगल न्यूज। तो गाइस जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया है कि एक चार्जशीट अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर फाइल करती है तो उसको कैसे कंप्लीट करना चाहिए उस एजेंसी को। आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। तो जो चार्जशीट है उसके क्या पर्टिकुलर्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि उसको कंप्लीट माना जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो चलिए गाइस जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसके ऊपर। तो गाइस सबसे पहली जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज जो बताई है कि एक चार्जशीट में होनी चाहिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक कंप्लीट चार्जशीट ओवरऑल ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो हमारी दोनों पार्टीज होती हैं, जो हमारा प्रोसिक्यूशन होता है और जो अक्यूज पार्टी होती है, तो वो चार्जशीट ऐसी होनी चाहिए उस केस में जो दोनों ही पार्टी के मतलब प्रीजुडिशियल ना हो। मतलब चार्जशीट ऐसी हो कि वो किसी भी पार्टी को अनफेयर एडवांटेज भी ना दे, अनफेयर डिसएडवांटेज भी ना दे और ट्रायल बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ सके विदाउट एनी प्रेजुडिस टू एनी ऑफ द पार्टीज। इसके बाद गाइस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चार्जशीट में जो भी एविडेंसेस मेंशन्ड है वो ऐसे स्टैंडर्ड के होने चाहिए, वो ऐसे नेचर के होने चाहिए कि उनको अगर प्रूव कर दिया जाए, उन एविडेंस को अगर प्रूव कर दिया जाए तो जो ऑफेंस एलिज्ड है वो एस्टैब्लिश हो जाए। ऐसी चार्जशीट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एविडेंसेस जो चार्जशीट में दिए गए हैं वो ऐसे होने चाहिए कि मतलब चार्जशीट को फर्दर फ्यूचर में किसी और एविडेंस के ऊपर रिलाय ना करना पड़े केस को प्रूव करने के लिए। मतलब जो एविडेंसेस मेंशन्ड है वही सफिशिएंट होने चाहिए ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए। अब गाइस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस की बात हो रही है वो स्टैंडर्ड ऐसा भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा फुल प्रूफ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रैक्टिकल बैलेंस क्रिएट करना चाहिए बिटवीन द अक्यूज पार्टी एंड द प्रोसिक्यूशन, कि दोनों को ही कोई दिक्कत ना हो। ना कि जो अक्यूज्ड है उसको बहुत समय तक जेल में बंद रहना पड़े और उसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी आगे चल के केस में फर्दर एविडेंस देने में ताकि वो अपने चार्ज को सपोर्ट कर सके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा गाइस जो चार्जशीट है उसमें जो पर्टिकुलर्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं सारे, वो बिल्कुल क्लियरली भरे होने चाहिए, कंप्लीटली भरे होने चाहिए ताकि जो हमारी कोर्ट है उसको भी समझ में क्लियरली समझ में आए कि हाँ ऑफेंस क्या है और अक्यूज के ऊपर कौन सा एलिगेशन लगा है कि उसने कौन सा क्राइम कमिट किया है। ये सब चीजें क्लियरली चार्जशीट से क्लियर होनी चाहिए ताकि कोर्ट को समझ में आए। तो गाइस ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक चार्जशीट में होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है इस केस में। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस इसके बाद जो लीगल अपडेट निकल के आ रहा है वो बॉम्बे हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है और वो रिलेट करता है फैमिली लॉ से। अब गाइस बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बेसलेस, बहुत ही ज्यादा फॉल्स रिपोर्ट्स फाइल करती है पुलिस के पास जिनका कोई भी तर्क नहीं है, बिल्कुल बेसलेस है, तो इसको क्रुएल्टी माना जाएगा ऑन हस्बैंड और उसके घर वाले। अब गाइस बॉम्बे हाईकोर्ट का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाके अगर केस फाइल करती है या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो कि मैरिटल राइट्स होते हैं उनके रिस्टोरेशन के लिए अगर केस फाइल कर रही है तो ये तो वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आराम से इसको फाइल कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर वो जबरदस्ती का कुछ भी फर्जीवाड़ा पति को फंसाने के लिए, उनके घर वालों को फंसाने के लिए अगर ऐसी फर्जी केसेस फाइल कर रही है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा एंड दिस विल अमाउंट टू क्रुएल्टी व्हिच कैन बिकम अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अब गाइस ये चीज बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों कहा है, इसके लिए चलिए केस के बारे में जान लेते हैं। जिस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है जानते हैं उसमें फैक्ट्स क्या। तो गाइस फैक्ट्स ये होते हैं कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों के बीच में कलेश होता है, बीवी छोड़ के 2012 में चली जाती है अपने मायके और गाइस यहाँ पे जो हस्बैंड होते हैं वो क्रुएल्टी और डेजर्शन के बेसिस पे डिवोर्स सीख करते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो वाइफ होती हैं वो अपना रिवेंज लेने के लिए कुछ भी आपसी तनाव जो भी हो उसके चलते बहुत सारे बेसलेस फॉल्स रिपोर्ट्स फाइल करने लगती हैं पुलिस स्टेशन में अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड हर इन लॉज। अब गाइस इससे क्या होता है जब खूब सारे कंप्लेंट्स ऐसे आते हैं तो इनके मतलब ये जो पति जो थे, इनके जो भाई थे, ये केस में फंसते गए, इनको बहुत ज्यादा बदनामी भी झेलनी पड़ी जब पुलिस बुलाती थी या जाना पड़ता था, तो काफी ज्यादा सोसाइटी में बदनामी होती थी, थू होता था, जिसकी वजह से इनका कहना है कि हमारे साथ ये मेंटल क्रुएल्टी हो रही है, सोसाइटी में हमारी इज्जत गिर रही है। तो ऐसा ही गाइस कुछ मामला था, ऐसे आपसे तनाव चल रहे थे जिसकी वजह से हस्बैंड क्या करते हैं डिवोर्स सीख करते हैं और जो लर्नेड सिविल जज होते हैं इनकी डिवोर्स की जो डिग्री होती है वो इनको ग्रांट कर देते हैं। फिर जब अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो भी इसको अपहेल्ड कर देते हैं। फिर बात घूम के आती है बॉम्बे हाईकोर्ट में, जो वाइफ होती है वो यहाँ पे अपीलांट। और गाइस बॉम्बे हाईकोर्ट ने फाइनली कह दिया है कि जितना एविडेंस रिकॉर्ड पे है उस हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट जज और जो सिविल जज ने अपनी डिग्री जो ग्रांट की है हस्बैंड को डिवोर्स की वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्लस जो वाइफ बिल्कुल बेसलेस फॉल्स रिपोर्ट जो फाइल कर रही थी पुलिस स्टेशन में वो बिल्कुल ही गलत चीज है एंड दिस अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएल्टी।
इसके बाद गाइस जो लीगल अपडेट निकल के आ रहा है वो दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL फाइल कर दी गई है ताकि एक लीगल एजुकेशन कमीशन बनाई जाए ये चेक करने के लिए कि ये जो 5 साल का जो लॉ का कोर्स होता है, जो BBLLB, BLLB, BCom LLB एक्सेट्रा जो कोर्सेस होते हैं वो क्या फिजिबल है या नहीं। और इनका ये भी कहना है कि ये 5 ईयर कोर्स को हटा के, जो कि अनरीजनेबल है, आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, उसको हटा के 4 ईयर LLB का कोर्स लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि बीटेक के जो हमारे जो कोर्सेस होते हैं, जिसमें मतलब आप जानते हो बीटेक के कोर्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, तो जब वो 4 साल में हो जा रहा है तो हमको लॉ क्यों 5 साल में पढ़ाया जा रहा है। और इनका एक और रीजन है कि ये 5 साल तक इसको इसलिए सिर्फ खींचते हैं ये सब यूनिवर्सिटीज ये सब, ताकि बच्चों से पैसा खींच सके। अब पैसे की बात करेगा इस तो बात तो सही है, फीस आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई है। MIT लॉ स्कूल आप देख लो या फिर आप OP जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी देख लो, आप प्राइवेट हटा दो, आप सरकारी यूनिवर्सिटीज में देख लो, NLS बैंगलोर, तो वो भी 20-25 लाख रुपए चार्ज कर लेता है 5 लाख का। तो इनका ये कहना है। प्लस इसके अलावा जो BA के, BCom के और BBA के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इन सारे कोर्सेस में, वो बिल्कुल भी इन मतलब लॉ की फील्ड से अनरिलेटेड है। तो ये सारे रीजन साइड करते हुए इन्होंने कहा है कि इसको हटा देना चाहिए। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करिए ताकि कमीशन बैठाया जाए जिसमें जूरिस्ट हों, काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, और वो डिसाइड करे कि ये जो 5 साल का जो लॉ का कोर्स है वो इन लाइन काम कर रहा है या नहीं, हार्मनी में काम कर रहा है या नहीं विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो गाइस ये सारी मोटी मोटी चीजें इस PIL में मेंशन्ड है। अब इस PIL को फाइल किसने किया है? BJP लीडर अश्विनी उपाध्याय जी ने, जिन्होंने अभी रिसेंटली आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL डाला था कि 5 साल के कोर्स को हटा दो और जो 3 साल का जो लॉ का कोर्स है उसको 12th क्लास के बाद बच्चों के लिए परसू करने के लिए उसको अलाउ कर दीजिए। अभी आप जानते हो 3 ईयर लॉ अगर आपको करना है तो आपके पास पहले ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तब आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट लॉ करना है तो आपको 12th पास करना होगा, उसके बाद क्लैट का एग्जाम दीजिए या फिर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और 5 ईयर का जो लॉ कोर्स होता है उसमें एनरोल हो जाइए। तो अभी ये सिस्टम है। तो उस समय भी इन्होंने ये PIL डाली थी कि 5 साल वाला हटा दीजिए और जो 3 ईयर वाला मैंने आपको बताया वो कर दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो भी रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अब दिल्ली हाईकोर्ट के पास आए हैं कि 5 साल का आप हटा दीजिए और 4 साल का आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब चलिए जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। तो गाइस दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं देना वाले हैं जो आपने सीख किया अपनी PIL में, प्लस ये चीज हमारे डोमेन में नहीं है, और प्लस जो आप कह रहे हो कि ये जो BA के सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी लॉ की फील्ड से रिलेटेड नहीं, वो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्योंकि लॉ आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग फील्ड है, आए समय ये इवॉल्व होती रहती है। प्लस जो हमारे वेरियस लॉज हैं उसमें साइंस का भी काम आता है, उसमें हिस्ट्री का भी काम आता है, उसमें इकोनॉमिक्स का भी काम आता है, जो कि आप कह रहे हो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इन कोर्सेज से। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कहा कि आप GST का एग्जांपल ले लीजिए, टैक्सेशन लॉ का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा गाइस आप अगर देखोगे तो जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़े होगे वो सब्जेक्ट का भी, शायद अगर आप लॉ फील्ड से हो तो वहाँ पे आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस का भी रेलेवेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो BA के सब्जेक्ट, BCom के सब्जेक्ट, BBA के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हार्मनी में वर्क करते हैं हमारे लॉ सब्जेक्ट्स के साथ। तो गाइस ये सारी चीजें बताते हुए कोर्ट ने इस PIL को टर्न डाउन कर दिया। तो ये चीज है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये 5 ईयर का जो लॉ का कोर्स है ये होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद गाइस जो लीगल अपडेट निकल के आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गाइस बहुत ही बड़ी चीज हो गई है, वो ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्यूज्ड पर्सन, कन्विक्ट पर्सन को 18 साल पुराने केस में अक्विट कर दिया है। जी हाँ, ये जो अक्यूज था 2006 के एक मर्डर केस में जाके कन्विक्ट हो जाता है, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया और उसको अक्विट कर दिया है। अब चलिए गाइस जानते हैं ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया अक्यूज को, वो क्यों अक्विट कर दिया है। तो गाइस इस केस में होता क्या है कि ये जो कन्विक्ट था उसको सिर्फ इस बेसिस पे कन्विक्ट किया गया था कि उसको विटनेस ने आइडेंटिफाई कर लिया था और सिर्फ इस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे उसको कन्विक्ट बना लिया गया था। अब इस पे फर्दर बात करने से पहले मैं आपको केस के बारे में बता देता हूँ, पूरे फैक्ट्स आपको समझा देता हूँ, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो गाइस ये कहानी होती है 2006 की। ये जो अपीलांट है, ये जो कन्विक्ट हैं, ये होते हैं, इनके अलावा 10 लोग और होते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक व्यक्ति है उसका मर्डर करना है, तो उसके लिए लोग पूरी प्लानिंग करते हैं, अनलॉफुल असेंबली करते हैं, मर्डर वेपन्स भी तैयार करते हैं और जाके ऑफेंस को कमिट कर देते हैं। इसके बाद गाइस इनके ऊपर केस चलता है। इसके 2 साल बाद जाके 2008 में इनको कन्विक्ट कर लिया जाता है बाय द ट्रायल कोर्ट, और इनके ऊपर जो धाराएं लगी थी आपको स्क्रीन पे दिखने लगी होंगी, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, मिसचिफ एटसेट्रा, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सब इनके ऊपर चार्जेस लगे थे, जिसकी वजह से इन सब को लाइफ सेंटेंस दिया गया था। ये लोग जाके हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं ताकि इनकी सजा कम किया जाए
लेकिन तब भी इनको लाइफ सेंटेंस मिला होता है 302 के चार्ज में। फिर इसके बाद गाइस ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको 18 साल पुराने केस में से इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। अब गाइस चलिए सुप्रीम कोर्ट के रीजन के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपीलांट की अपील को अलाउ कर दिया है और इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो मर्डर वेपन, जो कि हथियार यूज किया गया था इस केस में उस व्यक्ति को मारने के लिए, जो कि एज एविडेंस प्रोड्यूस किया गया था अगेंस्ट दिस अपीलांट, वो जो मर्डर वेपन था वो ये जो घटना हुई थी उसके 2 साल बाद उसको मतलब रिकवर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब 2 साल तक वो जो रॉड था जिसपे ब्लड स्टेन्स थे वो ओपन में पड़ा हुआ था, उसमें 2 मानसून के सीजन्स निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एविडेंस है वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो गाइस इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखा। प्लस जो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे इनका कन्विक्शन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एक्यूज्ड आप मतलब इनको जो आपने पहचाना है वो आपने इंसिडेंट के 4.5 साल बाद इनको पहचाना था। इनका आइडेंटिफिकेशन गाइस 4.5 साल बाद हुआ था। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 4.5 साल बाद अगर आप इनको पहचान रहे हो तो ये भी तो हो सकता है कि मिस्टेक कर दिया हो पहचानने में। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क बन के आ जा रहा है। प्लस जब आप चार्जशीट को फाइल किए थे तो पहले इनका नाम आपने उन्नी नाम डाला हुआ था चार्जशीट में, फिर बाद में आपने उसको चेंज करके सुरेश कर दिया था। तो यहाँ पे गाइस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल ये कह दिया कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर पाई है। जो आपने मर्डर वेपन बताया आयरन रॉड वो भी क्वेश्चनेबल है, जो आपने आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कन्विक्शन किया वो भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही 4.5 साल बाद हुआ था आफ्टर द इंसिडेंट, और उसके बाद जो चार्जशीट में जो झोल हुआ वो मैंने आपको बताया। तो इन सारे बेसिस पे गाइस सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल पुराने केस में अपीलांट को एक्विट कर दिया। हालांकि गाइस जस्टिस देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। आपका इसके ऊपर क्या सोचना है आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद गाइस जो लीगल अपडेट निकल के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट लीगल अपडेट है और बहुत ही खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से 1/3 पोस्ट जो होंगी वो वुमेन एडवोकेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। और गाइस इस चीज को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट होगी और जो तीसरी होगी वो ट्रेजरर की पोस्ट होगी। हालांकि यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको रिजर्वेशन में नहीं डाला गया, नहीं तो हर बार तो प्रेसिडेंट फिर एक वुमेन एडवोकेट ही हो जाएगी। तो ये चीज है। अब गाइस ये जो रिजर्वेशन है इसकी बात बहुत पहले से चल रही थी। योगमाया नाम की एक एडवोकेट उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ज्यादा होना चाहिए ताकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, प्लस जो जेंडर इक्वालिटी होती है वो भी प्रमोट हो सके। तो इसलिए पिटीशन वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने डाला था। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अदीश अग्रवाल, उन्होंने एश्योरेंस दिया था दिल्ली हाई कोर्ट को ऑन फरवरी 29 की अगले 2 महीने में हम एक मीटिंग करेंगे और ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 2 जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है वो वुमेन के लिए रिजर्व हो जाए। हालांकि इन्होंने इसके लिए 2 महीने का समय मांगा था क्योंकि टोटल 20,000 मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, तो उनको नोटिस भेजने के लिए भी समय चाहिए होता है। इसके अलावा योगमाया जी जो थी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को भी वहाँ पे चिट्ठी लिख के भेजा था कि यहाँ पे ये रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन के लिए, कम से कम 2 पोस्ट तो उनको चाहिए। तो गाइस ये पूरा केस है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली है, अपील को अलाउ कर दिया है और 1/3 सीट मतलब टोटल 3 पोस्ट वुमेन के लिए अलॉट कर दिए। तो ये चीज है गाइस, इसके ऊपर आपका क्या सोचना है आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद गाइस जो अपडेट निकल के आ रहा है वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है और गाइस ये बहुत ही ज्यादा फनी लीगल अपडेट है, तो मैंने सोचा ये आपको बता देता हूँ। बड़ी अजीब सी चीज हुई वहां पे कोर्ट में। और गाइस चीज ऐसी होती है कि एक वकील साहब आते हैं एक एंटीसिपेटरी बेल लेके अपने क्लाइंट की, लेकिन गाइस जब जज साहब इसके ऊपर सुनवाई कर रहे थे तब पता चलता है कि जिसकी एंटीसिपेटरी बेल लेके आए हैं अपनी क्लाइंट की वो क्लाइंट तो जीवित ही नहीं है, वो मर चुका है। जी हाँ, जब ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल की गई थी उसके तकरीबन 1 महीने पहले जो इनके क्लाइंट थे उनकी डेथ हो चुकी थी। क्लाइंट की डेथ होती है 27 दिसंबर ऑफ 2023 को और उसके जस्ट 1 महीने बाद जनवरी 24 को ये पिटीशन मतलब एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो गाइस यहाँ पे जो जस्टिस कॉल जो हियरिंग कर रही थी उन्होंने कहा था कि मिस्टर काउंसिल ये जो कोर्ट रूम है ये पहले से ही बहुत ज्यादा वाइल्ड है, आपको यहाँ पे कब्र के नीचे से भूतों को, स्पिरिट्स को, पिशाच को बुलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कुछ सरकास्टिक कमेंट किया जज साहब ने। हालांकि गाइस कोर्ट रूम जो था थोड़ा बहुत डल प्रोसीडिंग चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आके थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट इन्होंने जज साहब को दे दिया, कोर्ट को दे दिया। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी को ये पिटीशन फाइल की गई थी और इसके जस्ट 1 हफ्ते बाद सेम केस में, केस रिलेट करता था NDPS एक्ट से, इसी सेम केस में इनको इंटरिम बेल भी ग्रांट कर दी गई थी।
और गाइज यहाँ पे और रोचक करने वाली बात थी कि जो एफिडेविट जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे जिसमें इनके क्लाइंट के साइन चाहिए तो वहाँ पे उसका साइन भी था। तो गाइज यहाँ पे कोर्ट भी थोड़ा मोह हो गया था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, जो मरा हुआ व्यक्ति आप उसके साइन लेके आ रहे हो, कि आप दूसरी दुनिया जाके उसको साइन लेके आए थे या उसको दूसरी दुनिया से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, मतलब आखिरकार ये चल क्या रहा है। हालांकि गाइज जो काउंसिल इसमें इस केस में इन्वॉल्व थे उन्होंने डिफेंस ले लिया ये कहते हुए कि जज साहब जो मतलब ये जो केस मैंने फाइल किया वो मैंने खुद से नहीं किया, बल्कि मैं मिसलीड हो गया हूँ किसी और व्यक्ति से जिसने उनको अप्रोच किया था ताकि ये बेल एप्लीकेशन वो फाइल कर दें। हालांकि गाइज इसके बाद इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगी कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और उनसे कहा कि फ्यूचर में आप फिर से दोबारा ऐसा ना करिएगा। तो ये चीज थी गाइज, आपका इसके ऊपर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइज यही सारे कुछ लीगल अपडेट्स थे आज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ कहना हो या अगर आपका कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ऐसी और भी डेली लीगल न्यूज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।